साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं अनीता श्रीवास्तव जी, जो कसाया इन होटल की MD हैं, जो इनका अपना होटल है। साथ ही साथ आप आर्किटेक्ट हैं और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। आपने एक सामाजिक संगठन भी बनाया हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे आज अनीता जी के साथ। वैसे आप लोगों को बता दूं, अनीता जी बात करने से बचती रहती हैं, खास तौर पे जो समाज सेवा और जो बाकी बहुत सारे वो काम करती हैं उन पे बहुत कम चर्चा करती हैं। हमने बहुत मुश्किल से इनको पकड़ा है आज। तो सबसे पहले बहुत स्वागत आपका अनीता जी। नमस्कार। ये बताइए कि आप आर्किटेक्ट हैं, कैसे शुरू किया और फिर ये कसाया इन होटल तक की जो सफर रहा, क्या रहा? बेसिकली तो हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं, आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया ही है जी। और उसके साथ साथ हम लोग अपने सरकारी प्राइवेट हर तरह के काम करते हैं और उसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत सहयोग है क्योंकि वो सिविल इंजीनियर हैं। हाँ। और मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो हम दोनों लोग मिलके प्राइवेट और सरकारी हर तरह का काम करते हैं आर्किटेक्चर में। और अपना जर्नी चल रही थी, अच्छे काम कर रहे थे और हमारी फील्ड इतनी क्रिएटिव है कि उसमें जब लोग प्रशंसा करते थे कि घर बहुत अच्छा बनाया अनीता जी, आपने बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छा एलिवेशन है इसका, आगे से देखने में अच्छा लग रहा है, तो एक अलग तरीके की खुशी मिलती थी। और वो समझ लीजिए एक चस्का होता है, वो जब आपको लग जाता है तो आप और अच्छा काम अपने उसमें आप प्रोफेशन में करने लगते हो। होता कहते हैं कि लोग घर जिंदगी में एक ही बार बनाते हैं, हाँ। वो सुंदर बन जाता है, वो सुंदर बनने लगा, सारा क्रेडिट आपको जाता है, सारा क्रेडिट। फिर लोग बुला के मतलब इतना, क्योंकि लोगों को लगता था कि इन्होंने खाली जगह पे इतना अच्छा बना दिया, तो एक VIP ट्रीटमेंट टाइप का देते थे वो लोग बुला के, तो इतना अच्छा लगता था। और ये चस्का धीमे धीमे हम लोग का लगने लगा और उसके बाद हमने बहुत अच्छे काम किए लोगों के। उसके बाद सरकारी भी हमने, गवर्नमेंट के भी काफी अच्छी परियोजनाएं हैं जिसपे हम लोगों ने वर्क किया है। अभी एक हमारी परियोजना चल रही है कबीर एकेडमी, अच्छा, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी आए थे उसका शिलान्यास करने, और वो मगहर में बन रही है। अच्छा। जहाँ पे कबीरदास जी ने अपने प्राण छोड़े थे, तो वो एक बहुत स्पेशल हमारे लिए काम है। उसमें मोदी जी ने हमारे मॉडल देखा था, बहुत प्रशंसा की थी कि बहुत अच्छी परियोजना आपने बनाई है। उसके अलावा एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हिंदी के माने जाने कवि हैं, उनकी एक बन रही है बिल्डिंग, उनके नाम से बन रही है उन्नाव में, गढ़गोला में, जहां वो पैदा हुए थे। तो वो हम लोग का एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। उसके अलावा अभी हम लोग जो रिसेंटली काम कर रहे हैं थारू जनजाति के लिए, हम लोग एक म्यूजियम बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ? हाँ, ये बहराइच में बन रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, जाके थारू के लोगों से मिले, उनकी लाइफ स्टाइल समझी, कैसे रहन सहन कैसा है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ वो लोग रहते हैं, तो मतलब 1 to 1 उनसे बातचीत करी और उन सारी चीजों को जो वो लोग क्राफ्ट करते हैं उन सबको हमने लाइव दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो एक तरफ आप कबीर, फिर उसके बाद निराला जी और फिर एक थारू जनजाति, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा अलग सा हो गया। हाँ, तो सब अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ता है और जो भी करते हैं तो फिर उसकी बहुत स्टडी करते हैं, उसमें बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके अपनी ड्राइंग जनरेट करते हैं। फिर तो ये हर लेवल पे प्रेजेंटेशन होता है। मुख्यमंत्री जी ने भी देखा इन प्रेजेंटेशंस को, तो काफी तारीफ करी हम लोग की। और अभी ये परियोजनाएं बन रही हैं, मेरे ख्याल से विद इन ईयर ही सब बन के एकदम तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जर्नी जो चल रही है, इसका काफी आनंद भी आ रहा है। बहुत बढ़िया है। और अभी कई काम ऐसे हैं जो कि अयोध्या वगैरह में हो रहे हैं, थोड़ा और फाइनलाइज हो जाए तो आपको विस्तार से बताएंगे उसके बारे में। अरे, ये जो कंपनी आपने जो बनाई थी, क्या थी और कब शुरू किया था इसको? ये हम लोगों ने 1999 में बनाई थी, तब से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और पहले प्राइवेट काम करते थे, फिर धीमे धीमे बड़े काम करने लगे और फिर इस तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ती गई। और उसी जर्नी के दौरान हमने एक दिमाग में मतलब था, परिकल्पना थी कि एक होटल हमारा हो, छोटा सा, इतना बड़ा तो नहीं सोचा था। हाँ, अपने। तो एक पहले प्लॉट लिया गया और प्लॉट लेने के बाद सोचा गया कि इसको धीमे धीमे इतना सा बना लेंगे, छोटा सा बना लेंगे। लेकिन करते करते चूंकि अपने खुद ही आर्किटेक्ट थे, तो अपना आराम से नक्शे बनाए, एक एक कमरे के डिजाइन किए, इंटीरियर किए, सब धीमे धीमे होके और आज ये आपके सामने सभी के सामने है। कसाया इन होटल जो है वो सभी लोगों का, यहाँ पे फंक्शन ज्यादातर लोगों के होते हैं और एंगेजमेंट हो रही है, किसी की हो रही है, तो वहां से भी एक हम लोग को प्रेज मिलती है कि हम अच्छी सर्विसेज देते हैं।
तो अच्छी सर्विसेज के बदले में लोग हमसे कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा आप लोग मैनेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना आपका अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं बहुत अच्छे हैं। तो अब एम्प्लॉय को हम लोग समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। उन लोग के लिए भी तरह तरह की परियोजनाएं हमने बना रखी है कि भाई उनका बर्थडे होगा तो इस तरह सेलिब्रेट करेंगे, कोई त्योहार होगा तो एम्प्लॉयज के लिए अलग से हम अपने रखते हैं। एम्प्लॉय भी आपके लिए फैमिली जैसा है? एम्प्लॉय भी फैमिली जैसा है। तो ये इस तरह से जर्नी जो है वो चल रही है। और एक आपने कोई संगठन भी बनाया है जो महिलाओं और समाज सेवा के लिए? हाँ, वो हमने एक CWA करके एक संस्था बनाई है। हाँ। तो उसमें हम लोग क्या है, हमने कई लेडीज को जोड़ा हुआ है और उन लेडीज को हम लोगों ने मोटिवेट किया है कि जो एक हम लोग ने अभी एक गांव लिया था, गोद लिया था और वहां पे सपेरों की बस्ती थी। अच्छा। तो वहां पर लेडीज को कोई मतलब इतना वो सेंस नहीं था, उनको हर चीज बताना, कैसे रहन सहन करना है, बच्चों की सफाई कैसे करनी है, खुद भी कैसे मतलब रहना है, कठिन समय जब महिलाओं के होते हैं तो कैसे, तो उन लोग को काफी एजुकेट किया हम लोगों ने। और इस तरह से करके सोशल वर्क अपना करते रहते हैं समाज के लिए भी। तो वो भी एक जो इच्छा मन में रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी इस टाइप की थी कि सोशल वर्क बहुत करती थी वो, तो वो मुझे एक जीन्स में मिला था। तो वो जब करते हैं तो एक अलग तरीके की खुशी मिलती है। हाँ, कि चलो हम अपने बिजनेस के साथ साथ ये भी चीज कर रहे हैं। तो नाम क्या है संस्था का? नाम है CWA। CWA का पूरा फॉर्म क्या होगा? CWA का पूरा फॉर्म है चित्रांशी वुमेन एसोसिएशन। चित्रांशी वुमेन एसोसिएशन। चित्रांशी वुमेन एसोसिएशन। तो ये हम लोग अपने कायस्थ की जितनी भी लेडीज हैं उनको हमने जोड़ा हुआ है। पहले हमने कहा छोटे से शुरू करें, तो इसमें लेडीज को जोड़ा, फिर इसको और बड़े लेवल पे हम लोग ले जा रहे हैं। क्या क्या इस योजना में अगले योजना है इस संस्था को लेकर? अभी तो हम लोग का यही है कि हम लोग जैसे हम लोग ने अनाथ आश्रम देखा है, तो वहां पे हम लोग 2-3 बच्चों का ये कि उनकी पूरी एजुकेशन छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक, जब तक वो कुछ बन ना जाए तब तक हम लोग पूरा अपनी तरफ से जितनी भी लेडीज हैं मिलके उनको वो करेंगे। मतलब ये तो आपकी यात्रा रही जब आप आर्किटेक्ट बन गए। हाँ। लेकिन आर्किटेक्ट कैसे बने ये भी तो थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। अब आर्किटेक्ट जो बने वो तो आप ये समझिए कि बाई चांस बन गए। अच्छा। हाँ, कि जो भी हम लोग मतलब मैंने अपना 12th तक का एग्जाम इसमें दिया था, मैथ्स एंड साइंस में। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर का एग्जाम दिया, उसमें भी अच्छे नंबर आए। मेरे फादर ने कहा कि जितने भी लोग हैं सब लोग को इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो तुम्हें जो है बिल्कुल अलग करना है। शुरू से ही मेरा उनको ये था कि नहीं, ये लड़की है, ये कुछ अलग करेगी। है भी तो इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। हाँ, इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा है। और जिस टाइम पे हम लोगों ने किया था उस टाइम इसका कोई भी वो नहीं था। लोग कहते थे अरे क्या किया है तुमने, लेकिन फिर धीमे धीमे जो है लोग इसको जानने लगे और इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और अब तो ये नीड बन गई है। अब तो आर्किटेक्चर प्रोफेशन एक नीड बन गई है और अच्छा है। मुझे लगता है इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेस हैं, आर्किटेक्चर इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जो क्रिएटिविटी आप करते हो और तो उससे आपको पब्लिक को लाभ होता है डायरेक्ट, तो उससे बहुत एक अलग तरीके की खुशी मिलती है। अच्छा, अभी जो नए मॉडल में घर आएंगे क्योंकि जगह कम होती जा रही है, जब जगह कम हो रही है तो आपको मकान के लिए कम स्पेस मिल रहा है। क्या ऐसी चीजें आपके दिमाग में हैं या जो आने वाले दिनों में होंगी कि मकान किस टाइप के बनेंगे, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि मकान जो बने, 2-3 चीजें हैं उसमें। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि मकान जो बने वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो। अच्छा। मतलब मकान आप ऐसा बनाइए जिसमें आपकी खुद की बिजली जितनी आपको जरूरत है वो बिजली हो, आपका जो वेस्ट निकल रहा है वो यूज हो। और इसके लिए हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि मेरे बेटे ने इसी में अपना मास्टर्स किया है। उसने ग्रीन बिल्डिंग, हाँ, सौर ऊर्जा और ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि अब सेल्फ सस्टेनेबल है बिल्डिंग, वो अपना सब कुछ खुद पैदा कर रही है और खुद यूज कर रही है। अच्छा, ये है। तो सौर ऊर्जा इसका एक पार्ट है कि आपने सोलर छत पे लगा दिया और वहां की बिजली आपने यूज करी, तो आपको बिजली कहीं से लेनी नहीं है। उसके अलावा आपने जो घर का वेस्ट पानी था उसका आपने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो आपने अपने गार्डनिंग के लिए यूज किया, उस पानी को यूज किया। जो आपका सीवेज निकला उसको आपने एज ए मैन्योर यूज किया। तो आपको कहीं से कुछ लेना नहीं है। एक हम लोग की परियोजना ये भी है कि हम एक छोटा किचन गार्डन जरूर बनाएं। अच्छा। जिस हिसाब से इतनी केमिकल वाली सब्जियां और ये सब मार्केट में है, तो एक किचन गार्डन हो जिसमें डे टू डे की उसकी सब्जियां जो है वो खुद बोएं
और खुद अपना वो करें, पैदावार करें उसकी। तो अब हम लोग का ये है कि मकान चाहे हमको ग्राउंड पे ना रख के ग्राउंड फर्स्ट करना पड़े, लेकिन हमें किचन गार्डन जरूर दें। अच्छा। कि थोड़ी सब्जियां जो है उसकी निकलती रहें और वो यूज करते रहें। तो जैसे हम किचन गार्डन या सौर ऊर्जा इन सबकी जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इसके लिए बहुत स्पेस चाहिए। तो आपके हिसाब से एक मिनिमम कितना स्पेस हो जिसमें कि ग्रीन हाउस जैसा बनाया जा सकता है? देखिए, ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी छत को, आपकी जो छत है उसका अच्छा यूज करना है, जो कि हम लोग अभी तक लोग नहीं करते हैं छत का यूज। हमें कुछ भी नहीं करना, आगे पीछे जगह नहीं भी छोड़नी, छोटा प्लॉट है तो छत तो होगी ना, छत होगी, छत के आधे हिस्से में हम सोलर लगा देंगे और आधे हिस्से में हम आपका गार्डन बना देंगे। वो बहुत वाटर प्रूफिंग के आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं सब, तो वो पूरी वाटर प्रूफिंग करके आप आधे को पूरा एज ए किचन गार्डन यूज करिए। तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस करूं इसके लिए, वो लोग तैयार हो और इसी बेसिस पे लोग अपना घर बनवाएं। अरे अभी भी चूंकि बहुत सारे सामान्य वर्ग है जिसको लगता है कि जब हम नक्शा बनवाएंगे या आर्किटेक्ट से डिजाइन कराएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा। सामान्य तौर पे अभी बहुत लोग जागरूक भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो मिस्त्री है या जो एक उसके बता देता है भाई यहाँ आपको कमरा बनाना है, यहाँ गलियारा बनाना है, यहाँ पोर्ट बनाना है, तो उस हिसाब से बन जाता है। तो वो आप लोग उसके अफोर्ड में कैसे हो सकते हैं? देखिए, उसमें यही है कि मतलब हम कम रेट पे भी काम करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, जैसे हम लोग की फीस है, हमारी कम्युनिटी में फीस होती है भाई 3% हम आपका लेंगे चार्जेस ड्राइंग बनाने का, सुपरविजन करने का। तो जब हम ऐसा कोई क्लाइंट हमारे आता है या हमारे मतलब हम लोग के बारे में भी है कि नहीं, हम अगर ऐसा क्लाइंट है जिसको शौक है बनाने का, बस आपके अंदर एक शौक होना चाहिए, क्योंकि बिना शौक के आप नहीं काम कर पाएंगे। शौक है तो हम अपना उसका कम रेट पे भी काम करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा क्लाइंट इससे सेटिस्फाइड होगा और उसके सेटिस्फेक्शन से हम सेटिस्फाइड होंगे। आपका काम एक समाज सेवा जैसा ही है। बिल्कुल। किसी को घर बना के देना भी अपने आप में एक समाज सेवा ही है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो जिंदगी में जो एक छोटा वर्ग है पहली बार घर बनाता है और उसके जब मन का बनता है तो उसे लगता है कि वाह, वो हमेशा आपको दुआएं देता है। तो ये समाज सेवा है। ये बिल्कुल समाज सेवा है। और शैलेंद्र जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये बात है हम दोनों वाइफ हस्बैंड के अंदर कि हम लोग इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशन को हमने हमेशा एज ए लाइफ और अपना एक प्यार समझ के उसको लिया है। तो हमारा कभी मनी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है कि नहीं ये मनी हमको इतना ही मिलेगा, जैसे बहुत प्रोफेशनल होते हैं भाई उनका सिस्टम है कैसे। तो हम लोगों ने हमेशा उस चीज को अपनी एक लाइफ स्टाइल में शामिल किया हुआ है कि नहीं, हमको इस तरह से काम करना है और कभी पैसे के पीछे बहुत नहीं भागना है। तो ये तो आप हमारी आपकी इतनी जान पहचान है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो उससे और मजा आता है, क्योंकि आप अगर पैसे के पीछे बहुत भागते हो तो आधा दिमाग तो आपका उसमें लगता है, फिर आपकी क्रिएटिविटी धीमे धीमे कम होती जाती है। तो वो चीजें ज्यादा ना करके अपने काम पे ज्यादा फोकस किया, अपने समाज पे ज्यादा फोकस किया कि भाई चलिए समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्क को हम कैटर कर सकें अपने सर्विसेज से, तो इसलिए ज्यादा मजा आता है। एक सवाल है कि जो आमतौर पे शहरी जो घर बन रहे हैं वहाँ तो चलिए कल्चर डेवलप हो गया है, लेकिन जो अभी हमारे गांव हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में गांव पे एक जो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, बोझ भी बढ़ेगा, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है तो लोग शहर से गांव की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। वहाँ के लिए कुछ ऐसी चीजें जो आप बता सकें कि एक अब जो वहाँ घर बन रहे हैं वो लोग किस तरीके से बनवाएंगे जिससे कि आने वाले दिनों में ये जो समस्या का समाधान हो सके कि भाई वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा पहुंच रही है तो उनके लिए भी मिल सके। पहले होता था कि खेत है बना दिया कहीं पे, अब खेत कम हो रहे हैं तो आपको उस हिसाब से मकान डिजाइन करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव के लिहाज से बताइए, गांव के लिहाज से देखिए, ये है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना भी बन रही है, तो उसमें जैसे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि 3 मंजिल तक अगर आपके मकान है तो आपको जीने से आप आराम से चढ़ सकते हैं। ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी अगर है तो आप जीने से चढ़ सकते हैं। तो इसमें जैसे गांव के लिए ये है कि हम लोगों ने सारी आगे बालकनीज आप दीजिए, लोगों को हवा पानी मिले और जिससे जमीन पे कम से कम जगह गिरे और हमारे 4 मंजिला मकान जो है वो बने। 1 रूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, टॉयलेट की भी फैसिलिटीज हो, किचन का भी सेंस आए लोगों के अंदर कि हाँ भाई किचन है, इसको कैसे मेंटेन करना। धीमे धीमे हम लोग को उन लोगों को जो कि हमारे थोड़े पिछड़े हुए हैं गाँव के लोग, उनको हमको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यही है कि आप इस तरह
ऐसा हो मकान की क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसको ना एसी की जरूरत पड़े ना उसको किसी चीज की जरूरत पड़े, क्रॉस वेंटिलेशन हर कमरे में हो, छोटे मकान हो लेकिन सुविधाजनक हो। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये होना चाहिए। गांव के लेवल का ये है कि छोटे मकान हो, कम बजट में हो जाएगा, कम बजट में और वो आपके लिए सुविधाजनक हो, उससे आपकी जमीन भी बची रहेगी। बिल्कुल। जहाँ तक लिफ्ट नहीं लगा सकते वहां तक हम लोग अपना जीना अच्छा बना दें और लोग अपना बालकनी में वो करें, एंजॉय करें और अपना। तो ये तो आपकी एक वर्किंग की है, इन सब के साथ आप अपने को, परिवार को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो है कि दोनों लोगों को मैनेज करना। अब आपको मैं एक आउट ऑफ द मतलब प्रोफेशन बात बता रही हूँ कि जब मैं दिन भर काम करती हूँ तो मेरे मन में थोड़ा रहता है, जैसे आजकल बेटी आई हुई है, वो अपना इंजीनियरिंग कर रही है चेन्नई से, तो वो आई हुई है, तो जब हम शाम को अपने ऑफिस का काम करके या ये होटल का सब काम निपटा के जाते हैं तो मेरे मन में प्रायोरिटी रहती है कि मुझे उसको आधे घंटे का 1 घंटे का पहले समय देना है, और दिन में उसको मैं कहती रहती हूँ कि शाम को हम लोग यहाँ चलेंगे या तुमको ये चीज आज करेंगे। तो वो एक कमिटमेंट जो फैमिली के लिए होते हैं वो भी एक अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये आफ्टर ऑल ये सारा कुछ फैमिली के लिए ही है। जब ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए जब पीएम आए थे उसके बाद मेरा अखबार में इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उस समय यही कहा था कि फैमिली और प्रोफेशन गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनमें अगर एक भी थोड़ा वो होगा तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, और सुकून नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं अच्छा कर पाओगे, और फिर उस काम का कोई मतलब नहीं उस काम का। तो ये दोनों एक गाड़ी के पहिए एक साथ चलने चाहिए। कुछ टिप्स दीजिए ना लोगों को जो ऐसी महिलाएं हैं कि दोनों पहिए एक साथ चला सके। दोनों पहिए चलाने के लिए यही है कि भाई सबसे यही कहेंगे कि काम है, जैसे अब हम लोग का भी है, वाइफ हस्बैंड एक प्रोफेशन में है, तो ये मेन चीज है कि ईगो ना रखें, काम जो है मिलजुल के करें। कभी कोई काम कर ले, कोई घर का काम अगर आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो कर ले, आप अवेलेबल हो तो आप कर लो, बाहर का काम कभी वो कर ले कभी आप कर लो। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना आप ज्यादा से ज्यादा काम। कोविड में जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे हस्बैंड ने काम किया कोविड में तो काम किया, लेकिन मैं बिफोर कोविड की बात कर रही हूँ कोविड के पहले। और इस मामले में मुझे लगता है कि हर आदमी की सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है, राज होता है, तो शायद यही है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पति की सफलता के पीछे पत्नी और पत्नी की सफलता के पीछे पति, हाथ होता है बिल्कुल। तो इस तरह से ये जीवन की गाड़ी चलती जा रही है और हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। और कोई खास बात जो आप कहना चाहें? एक खास बात यही कहना चाहते हैं कि ये कोविड के दौरान, चूंकि हम बिजनेस में भी हैं और अपना हर तरह का काम भी करते हैं, हमारे अंडर में बहुत एम्प्लॉई हैं, तो उनको भी हमने बहुत पहली बार जाके इस कोविड के दौरान उनकी भी मानसिकता को स्टडी किया कि किस तरह से उनकी घर गृहस्थी चलती है, किस तरह से उनको एक दिन अगर सैलरी में डिले होता है तो उनकी लाइफ स्टाइल कितनी अफेक्टेड होती है, क्योंकि उनको अपने घर में देना होता है। तो सबसे कोविड के टाइम पे सबसे यही कहेंगे कि एक चीज है जो अब इस उम्र में आके शायद आई है कि पेशेंस, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, और इसको अगर हम मेंटेन रखेंगे तो सब कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो यही सबसे कहना चाहते हैं, खासतौर से यंग जनरेशन से। और अब मेरे भी बच्चे हैं, बेटा भी है, साथ में प्रोफेशन में आ गया है, तो उसको भी यही सिखाते हैं कि बेटा पेशेंस रखो, सारी चीजें अपने हिसाब से नेचुरल तरीके से सब चीजें होंगी, यही सिखाते हैं, यही सबको टिप्स देना चाहते हैं। और कोविड हमें जो नेचर के थोड़ा करीब भी लाया है, नेचर के करीब भी लाया है। ये जो मैंने आपको बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट की भाई घर में ही सारी सुविधाएं होनी चाहिए, घर ऐसा कंफर्टेबल बनना चाहिए, ये कोविड के दौरान ज्यादा आया। कोविड के दौरान ये चीज ज्यादा आई कि थोड़ी साफ सफाई, घर में ऐसा सिस्टम हो कि साफ सफाई रहे, जूते बाहर उतारे, और इस तरह से किचन मेंटेन रहे, किचन गार्डन हो, बाहर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम से कम रहे। तो ये सारी चीजें कोविड के दौरान भी समझ में आई इस तरह से। साथियों, आपने अनीता जी की बात सुनी, इन्होंने हर चीज का एकदम सही और साफ जवाब दे दिया है। अब आपको जो पसंद आया है और जो नहीं पसंद आया है दोनों के बारे में लिखिए, हम दोनों के बारे में फिर आपसे बात करेंगे। आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी उन पे हम दोबारा सवाल करेंगे और फिर हम लोग अनीता जी के साथ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें देखा, और अनीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखें जैसा लगा प्रोग्राम ये। और अगर उनकी कोई क्वेरी है, जैसे मैंने जो बातें बताई, अगर इससे रिलेटेड कुछ काम भी करवाना है या कोई क्वेरी है, किचन गार्डन कैसे बनता है, रूफ टॉप पे कैसे काम करें,
तो आप कांटेक्ट करिए और हम और अगली बार हम लोग निःशुल्क सुविधा है मेरी तरफ से इस चीज की। और हम लोग आपका किचन जो गार्डन है जो रूफ टॉप पे जैसे बनाते हैं कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा सकेंगे कैसे क्या होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार।